नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म जहां पर हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। और एक करंट अफेयर्स होगा मार्च महीने के तीसरे सप्ताह का पहला पार्ट, जिसमें आपको शानदार करंट अफेयर्स मिलेगा। आप इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और साथ ही साथ इसका जो भी मैं और दो चार फैक्ट स्टैटिक जीके बताऊंगा उसको भी लिख लीजिएगा। शानदार तरीके से आपका करंट अफेयर्स तैयार होगा और आपके परीक्षा में यहीं से ही करंट अफेयर्स आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने है पहला सवाल है हमारा, देखिए, जोस एंटोनियो कॉस्ट, है ना, हाल ही में जोस एंटोनियो कॉस्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जोस एंटोनियो कॉस्ट किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चिली, है ना। ध्यान रखिएगा, चिली के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है जोस एंटोनियो कॉस्ट ने। ठीक है, ये जो है अपने आप में एक सिंगल सवाल है और इसको वैसे ही याद करके रखना है। आपके परीक्षा में सीधा यही पूछा जाएगा, है ना। वैसे आप चिली के बारे में ध्यान रखेंगे। चिली की राजधानी क्या है ना। चिली जो है तांबा के लिए फेमस है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो जोस एंटोनियो कॉस्ट चिली देश के नए राष्ट्रपति ने शपथ जो है ले ली है। ठीक है, अब चलिए यहां पे देखते हैं कि चिली के जो है ना, जोस एंटोनियो इमरजेंसी गवर्नमेंट के समय ये बने हैं, ये भी ध्यान रखना है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को तेजी से ठीक करने का इन्होंने प्रयास किया है। अब देखिए, जो चिली है, चिली की जो राजधानी है वो है सेंटियागो। चिली की राजधानी जो है वो सेंटियागो है। दुनिया का सबसे लंबा देश है, दुनिया का सबसे लंबा देश है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आता है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा देश है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आता है। अगर इसका मैप देखो ना तो मैप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसके मैप है ना। चिली इस तरीके से ऐसे एक लंबा सा देश है। ये ब्राजील है, ये पेरू है, यहाँ पे कोलंबिया वगैरह देश है। ये इतना बड़ा सा ब्राजील है, फिर ये इतना बड़ा सा अर्जेंटीना है। ये है चिली, है ना। ये चिली है, आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। अब देखिए, चिली जो है ना तांबा के लिए फेमस है। इसका चुंडी कमाता खान जो है तांबे के लिए फेमस है। चुंडी कमाता खान तांबे के लिए, है ना, यह प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, कॉपर के लिए। एंडीज पर्वतमाला, है ना, चिली में शुष्कतम, आप देखेंगे जो पाया जाता है मरुस्थल, शुष्कतम मरुस्थल, जिसका नाम है अताकामा। अताकामा मरुस्थल है जो शुष्कतम मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा, अताकामा मरुस्थल, एंडीज पर्वतमाला इसमें फैली हुई है। चिली में एंडीज पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला यही है, एंडीज पर्वतमाला। तो ये सारे सवाल आप याद रखिएगा। जोस एंटोनियो कॉस्ट चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा हॉर्मुज जल संधि, है ना। आजकल इससे ज्यादा चर्चा में कोई है ही नहीं। हाल ही में चर्चा में रहा हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में स्थित है? हॉर्मुज, आप देख रहे होंगे ईरान ने इसको बंद कर दिया है। दो देशों के बीच है, ईरान और ओमान। हॉर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच में है। अब कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे,
अफ्रीका के साथ इसका मैं एक नक्शा बना के आपको दिखा रहा हूं। आप देखो, यही है होर्मुज जल संधि। ये होर्मुज है ना, ये वाला क्षेत्र, ये है ईरान। अगर हम इसको जूम करें तो कुछ इस तरीके से होगा। सऊदी अरब का ये इस तरीके से कॉन्टिनेंट का निकला हुआ भाग, और ये ऐसे आके इस तरीके से ये है होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि इसको कहते हैं। यहां से बहुत सारे इधर अरबियन, सऊदी अरब वगैरह से जो तेल क्षेत्र, तेल का इसी तरह से गुजरकर भारत की तरफ, और दुनिया में, दुनिया के लगभग 20%, दुनिया में जितना भी तेल एक्सपोर्ट होता है आयात में, तो उसका 20% इसी रास्ते से होता है ना। और आजकल इसको ईरान ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसकी वजह से तेल और गैस के संकट उत्पन्न हो गए हैं। तो होर्मुज, अब देखो ये है ओमान, ये ओमान का क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ पर यूएई है, ये ओमान है, ये ईरान है। तो ओमान ईरान के बीच में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान और ओमान, है ना। होर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच में है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अभी भारत ने एक जो है ऑपरेशन भी चलाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, है ना। होर्मुज जल संधि में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, होर्मुज जल संधि ईरान और ओमान के बीच है, जहां से, है ना, दुनिया का 20% तेल गैस का आयात निर्यात होता है। हाल ही में चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही, है ना, सर्वोच्च न्यायालय कि नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेंगे, आप दोनों में जिसमें चाहे पढ़ सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिस्कस्ड टू नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे जुड़ा हुआ है ना। आपके पास 4 विकल्प है, तो जुड़ा हुआ है कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है। नो फॉल्ट मुआवजा नीति, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कोविड-19 वैक्सीनेशन से। अब इसका क्या मतलब है, तो इसमें बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन किया था, उसके गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव जो है सामने आ रहा है, जिससे मौत भी हो जा रही है ना। तो इसके तहत जो है गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव, गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव, जिसके कारण जो है ना मौत हो जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि नो फॉल्ट मुआवजा नीति, अर्थात फॉल्ट और लापरवाही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। फॉल्ट और लापरवाही सिद्ध नहीं करना, नो फॉल्ट, कोई फॉल्ट सिद्ध नहीं करना है, इसके लिए मुआवजा देना है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है, इसके नो फॉल्ट मुआवजा नीति के तहत कि इसके तहत कि कोई लापरवाही सिद्ध नहीं करना है, मुआवजा देना है, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, पीड़ित को राहत देना है, ठीक है। ये नहीं कि जांच करो फिर उसको जो है देखो कि कहां फॉल्ट हुआ, अगर सिद्ध होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे। पीड़ित को राहत देना है। लोगों को जीवन का अधिकार है भारत में, और भारत के संविधान के भाग 3 क्या कहता है कि जीवन का अधिकार है, बिना किसी कानून का किसी को जो है ना उसका जीवन छीना नहीं जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल नंबर आप देखेंगे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है ना, आर्टिकल 21 जो मौलिक अधिकार में है उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो नो फॉल्ट मतलब फॉल्ट सिद्ध नहीं करना, मुआवजा देना है, पीड़ित जो भी है उनको
राहत प्रदान करना है, इसीलिए चलाया गया है। हाल में मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया है ना? सवाल क्या है? मत्स्य पालन विभाग शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप सभी लोग इस सवाल को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा अवश्य, है ना? तो ये जो शुरुआत किया गया है शीत जल के लिए, मछली पालन के लिए, तो वो किया गया है श्रीनगर में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, है ना? ध्यान रखना, शीत जल मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जे&के की राजधानी है ना श्रीनगर। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि मत्स्य पालन मंत्रालय, उसके मंत्री हैं श्री राजीव रंजन। मत्स्य पालन मंत्रालय मंत्री श्री राजीव रंजन, है ना? इन्होंने इस पर अपनी तरह का सम्मेलन आयोजित किया, उसका उद्घाटन किया और उसको चलाया श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में। शीत जल मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? शीत जल मतलब ठंडे जल, शीत जल मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, है ना? आप इसको अगर कहा जाए साइंस की भाषा में, इसको क्या कहता है? पीसी कल्चर कहते हैं। मछली पालन को क्या बोलते हैं? मछली पालन, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं पीसी कल्चर, है ना? याद रखिएगा, पीसी कल्चर। और भी कुछ का हम अगर बात करें, है ना, तो अगर कहें तो रेशम को सेरीकल्चर बोलते हैं, रेशम उत्पादन के लिए, है ना, सेरीकल्चर। अंगूर विटीकल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर, केचुआ, केचुआ जो जमीन में होते हैं, बर्मी कल्चर, केचुआ के लिए बर्मी कल्चर। याद रखेंगे, ये सब कुछ इस तरीके की चीजों को आप याद करके परीक्षा में बार बार आता रहता है। हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहां मनाया गया है? आदि पर्व 2026, एक बात ध्यान रखना है, आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव है, आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव। आदि पर्व कहां आयोजित किया गया है? आदि पर्व का आयोजन हुआ है, ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी, छत्तीसगढ़ में। अब ये इसमें क्या बताया गया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी कला संस्कृति पर 2 दिवसीय आयोजन है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी कला संस्कृति 2 दिवसीय आयोजन है। 2 दिवसीय आयोजन किए गए, है ना? आदिवासी कला संस्कृति पर 2 दिवसीय आयोजन है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, जिसका नाम है आदि पर्व, ठीक है? हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इसमें कहते हैं परंपरा से पहचान तक का एक इस पर थीम रखा गया, परंपरा से पहचान तक, है ना? परंपरा से पहचान तक आप ध्यान रखेंगे, एक थीम के साथ इसको रखा गया, परंपरा से पहचान तक। चलिए, तो आदि पर्व 2026
आप लोग एक दो और चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ एक दो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर लिख के बता रहा हूं। अमृत मित्र महोत्सव, अमृत मित्र महोत्सव, ये आप याद कर लीजिएगा। अमृत मित्र महोत्सव जो है इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, है ना, ध्यान रखिएगा। अमृत मित्र महोत्सव जो है मनाया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ये याद रखिएगा आप लोग। साथ ही साथ ये बात भी याद रखना है, भारत मंडपम नई दिल्ली में जल संरक्षण के कार्य पर, जल संरक्षण पर भारत मंडपम नई दिल्ली। तो अमृत मित्र महोत्सव जो है इसके लिए था नई दिल्ली में, है ना, क्या है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण पर। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप सब लोग याद रखना इस चीज को, आएगा जरूर आपके परीक्षा में। इसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है ना रखा गया है जल संरक्षण के लिए। महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी पर इसको भी शुरू किया गया, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक और लिखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट, पर्पल फेस्टिवल, है ना, तो इसको लिखेंगे पर्पल फेस्टिवल। एक तो ये हो गया, दूसरा है पर्पल फेस्टिवल कहां पर किया गया है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किसके लिए है ये, तो ये है दिव्यांगजनों के लिए। दिव्यांगजनों के लिए, है ना, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्टिवल राष्ट्रपति भवन में इसका जो आयोजन किया गया है। जबकि अमृत मित्र महोत्सव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, है ना, नई दिल्ली भारत मंडपम में जल संरक्षण पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता इसमें ली जाएगी। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पूछा जा रहा है। पदक तालिका में कौन सा, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है ना, किसने हासिल किया है शीर्ष स्थान, इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत इज द राइट आंसर, है ना। Who topped the medal table at the 2026 World Para Athletic Grand Prix held recently in New Delhi, है ना, उत्तर हो जाएगा इंडिया, इंडिया इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 देश से 257 एथलीट, है ना, ये कहां आयोजित हुआ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कहां पर, नई दिल्ली। नई दिल्ली तो सवाल में ही है, ठीक है। 8 देश के 257 खिलाड़ी भाग लिए, है ना, 8 देश के 257 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। पॉइंट टेबल में फर्स्ट शीर्ष
भारत, भारत का जो मेडल है वो है 75 गोल्ड है, 69 सिल्वर है, 64 ब्रॉन्ज है। 64 जो है वो ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 208 पदक, 208 मेडल, टोटल 208 मेडल है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर रूस। सेकंड स्थान किसका है? रूस का है। ध्यान रखिएगा, भारत का 75 गोल्ड, 69 सिल्वर, 64 ब्रॉन्ज, टोटल 208 मेडल जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज रहा भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है ना? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 या 19 मार्च। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है 16 मार्च को। 16 मार्च बी सही जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, 16 मार्च है ना। कौन सा? नेशनल वैक्सीनेशन डे 2026। कुछ बातें इसका ध्यान में रखेंगे। 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाया गया है भारत में। अब देखिए ये 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो आप देखेंगे 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था, है ना। कब शुरू किया गया था? 16 मार्च 1995 को। इसीलिए 16 मार्च को क्या मनाते हैं? वैक्सीनेशन। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा जिसका टैगलाइन था, 2 बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो इसीलिए 16 मार्च को हम मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित किया गया, है ना। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। लास्ट मामला जो भारत में पोलियो का आया था 2011 में, वो आया था बंगाल में। लास्ट पोलियो का मामला बंगाल में 2011 में। अब WHO ने इसको फ्री घोषित कर दिया, पोलियो फ्री नेशन। अब पोलियो फ्री नेशन कैसे घोषित होते हैं? अगर किसी भी देश में पिछले 3 सालों में कोई भी बीमारी का मामला नहीं आता तो उसको उस बीमारी से मुक्त घोषित किया जाता है। तो भारत में 2011 में लास्ट आया था, उसके बाद नहीं आया। तो WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन भारत सरकार समय समय पर बच्चों को, खास करके 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलवाते रहती है। तो दवा 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती रहती है कि किसी भी तरीके से फिरना शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया में पहला जो है वैक्सीन किसने बनाया था, है ना। तो फर्स्ट वैक्सीन ये बनाया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, है ना। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। और इन्होंने किसका टीका बनाया था? चेचक का। चेचक टीका, चेचक का टीका इन्होंने बनाया था, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फर्स्ट वैक्सीन। पोलियो का वैक्सीन किसने बनाया था? आप देखिएगा, पोलियो का वैक्सीन बनाया था चार्ट में।
इसीलिए इसको शार्क वैक्सीन भी कहा जाता है, पोलियो वैक्सीन। शार्क ने, इसीलिए इसको शार्क वैक्सीन भी कहा जाता है। रेबीज का किसने बनाया था? रेबीज लुई पास्चर। रेबीज का लुई पास्चर ने। ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है जयंती कुमारेश को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जयंती कुमारेश। स्टार लगा लीजिए इस सवाल को, है ना, स्टार लगा के रखिए, 5 स्टार लगा लीजिए। जयंती कुमारेश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है। जयंती कुमारेश कर्नाटक बेड़ा, कर्नाटक संगीत बेड़ा, चेन्नई से, है ना, चेन्नई से है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनके पति है, इनके पति है कुमारेश राजगोपालन। ये कुमारेश राजगोपालन, और कुमारेश राजगोपालन जो है ये किस से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए वायलिन वादक हैं। ये वायलिन, ये वायलिन वादक है, जबकि जयंती कुमारेश बीड़ा वादक हैं। ये दोनों का ध्यान लिखिएगा। नृत्य कलानिधि पुरस्कार भी दिया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये भी याद रख लीजिएगा। नृत्य कलानिधि ये दिया गया है नरेंद्र कुमार जी को, है ना। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार और नृत्य कलानिधि पुरस्कार दोनों को याद रखेंगे, है ना। कर्नाटक मेरा के लिए जयंती कुमारेश और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र कुमार जी को, ध्यान रखिएगा। ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं, ये हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कलाकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला सवाल देखें, हाल में 98वें ऑस्कर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है ना। 98वें ऑस्कर अवार्ड बेहद महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। 98वें ऑस्कर अवार्ड, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा ही शानदार सवाल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वन बैटल आफ्टर एनोदर 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसे दिया गया है। बहुत ही शानदार सवाल है। ऑस्कर अवार्ड जो है, इसमें जिसे हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड को क्या कहा जाता है? एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। 2026 के रूप में 98वें नंबर का है, और इसके लिए जो 98वें के लिए कहा हुआ था डॉल्बी थिएटर, डॉल्बी थिएटर कहां है? तो ये है लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया यूएसए, अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में
इसका आयोजन किया गया। सर्वाधिक नॉमिनेशन किसको मिला? सर्वाधिक नॉमिनेशन सीनर्स को 16 नॉमिनेशन, मतलब 16 कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया। सीनर्स ये फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ल्ड बैटल आफ्टर एनदर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसे? माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन सीनर्स फिल्म के लिए, सीनर्स फिल्म में काम करने के लिए जो माइकल जॉर्डन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार 98 ऑस्कर मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर का, सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऑस्कर का अवार्ड माइकल जॉर्डन को। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मिला है जेसी ब्रकले। जेसी ब्रकले हेमनेट में, हेमनेट फिल्म में काम करने के लिए, हेमनेट, हेमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जेसी ब्रकले को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर ये मिला है थॉमस पॉल। और ये इसके लिए वन बैटल आफ्टर एनदर, वन बैटल आफ्टर एनदर है ना, वन बैटल आफ्टर एनदर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म में सेंटिमेंटल मूवी है ना, ये ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से किसको एंट्री मिला था इस ऑस्कर अवार्ड में? भारत की तरफ से एंट्री किसको मिला था, है ना? भारतीय एंट्री यह मिला था होम बाउंड को। होम बाउंड भारतीय फिल्म था जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था, इसको एंट्री मिली थी। यह ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे सवाल आपसे बराबर लगातार पूछे जाएंगे जो आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 कहां मनाया गया है? पंचू डोला उत्सव 2026 कहां मनाया गया है? तो पंचू डोला उत्सव 2026 जो मनाया गया है वो मनाया गया उड़ीसा। इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पंचू डोला उत्सव ए है ना। चलिए इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा के बनापुर में 5 दिनों का उत्सव था। उड़ीसा के बनापुर में 5 दिनों का उत्सव है ना। उड़ीसा के बनापुर में 5 दिनों का उत्सव पंचू डोला उत्सव, जिसको पखाल दिवस, ठीक है, पखाल दिवस भी मनाया गया। बीस मार्च को पखाल दिवस उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस जो एक खान पान का उत्सव है ना। खास करके इसमें चावल भोजन के रूप में लिया जाता है। चावल जो है भोजन के रूप में लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में और कौन कौन से जो है ये मनाए जाते हैं उड़ीसा में? तो उड़ीसा में मनाए जाने वाले उत्सवों के कुछ
नाम देख लीजिए। उड़ीसा में जो मनाया जाने वाले उत्सव है, एक तो है धनु यात्रा महोत्सव। धनु यात्रा महोत्सव भगवान श्री कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण और कंस के ऊपर ये मनाया जाता है धनु यात्रा। इसके अलावा यहां पे रज पर्व, नुआखाई, रथ महोत्सव, ये तो बड़ा फेमस है रथ महोत्सव। ये सब जो है मनाया, नुआखाई नया चावल आता है तब इसके लिए मनाया जाता है, नया चावल के लिए। तो ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा, जब भी सवाल आए आप एकदम कर लेंगे। हाल ही में पोटी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहा हुआ। पोटी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण है ना, कहां हुआ है? तो ये हुआ अमरावती में। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमरावती इज द राइट आंसर। अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है। अमरावती कहां है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा 58 फुट। और इसका जो है, इसका सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन किया है 58 फीट जो है ऊंची प्रतिमा का। अब थोड़ा सा देखेंगे, पोटी श्री रामुलु जो है ना, पोटी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश की मांग के लिए इन्होंने अनशन किया था, जिस पर जो है 58 दिनों बाद इनकी मौत हो गई थी। पोटी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश की मांग के लिए आमरण अनशन किया था, जिसमें 58 दिन में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो बाद में इसी कारण भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर है ना। यह पहला राज्य है भाषा के आधार पर गठित होने वाला, पहला राज्य भाषा के आधार पर गठन होने वाला या गठन किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जिनका 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया था, इसी अनशन में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधार के लिए, है ना, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में, सवाल क्या है, किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, है ना, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। चलिए, अब इसके तहत क्या सवाल बनेंगे?
$300 मिलियन का समझौता हुआ है विश्व बैंक और भारत सरकार में, है ना। $300 मिलियन का समझौता हुआ है। किस लिए? तो उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए। ये सब बातें हैं। थोड़ा सा आप जान लेंगे विश्व बैंक के बारे में, है ना, वर्ल्ड बैंक। अगर स्थापना देखेंगे ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के आधार पर कार्य शुरू किया इसने 1945 में। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है। इसके हेड जो है भारत के ही है, अजय बंगा। अजय बंगा अभी वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। वर्ल्ड बैंक 4 जो है ना संस्थाओं को मिलाकर बना है, 4 संस्थाओं को मिलाकर बनता है वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखिएगा। और इसके जो है ना इसके तहत जो लोन मिलता है लंबे समय के लिए मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मिलता है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां हुआ? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्रीनगर में। श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन हुआ है। J&K की राजधानी है, ठीक है। यहां के जो सीएम है वो है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला साहब की निगरानी में इसका उद्घाटन हुआ है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन यहां पर हुआ है। डल झील के पास है ना ये जो ट्यूलिप गार्डन है। डल झील के पास, और ट्यूलिप जो है एक प्रकार का फूल है। जो मूल रूप से मूलतः नीदरलैंड से है। मूलतः फूल कहां का है? नीदरलैंड। मूलतः जो है फूल नीदरलैंड से है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ट्यूलिप गार्डन जो है ना अब 2 जगह हो गया। एक तो हो गया श्रीनगर में, 2 जगह ट्यूलिप गार्डन। फर्स्ट श्रीनगर, सेकेंड जो है पालमपुर, पालमपुर हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा। तो 2 ट्यूलिप गार्डन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी लोग याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है ना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में मैं कई सवाल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़िए। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं तो आप जुड़ लीजिए। उसका नाम है गुरुकुल नोट्स। गुरुकुल GURUKUL, गुरुकुल नोट्स, NOTES। गुरुकुल नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करिए। यहां पर आपके
सारे अपडेट्स, करंट अफेयर्स से जुड़ी बातें, सवालों का प्रैक्टिस करवाई जाती है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं यहाँ पर। तो आप ज्वाइन करिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। गुरुकुल नोट्स टेलीग्राम चैनल। चलिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो ममता कालिया जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा आपके लिए। ममता कालिया जी को दिए जाने की घोषणा हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा है ना, इसकी जो घोषणा हुई है 16 मार्च 2026 को, 16 मार्च 2026 को इसको दिए जाने की घोषणा हुई। कितने भाषाओं में? तो यह 24 भाषाओं में दिए जाने की घोषणा है। 24 भाषाओं में, 24 भाषाओं में किसमें गए? तो 8वीं अनुसूची, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी, अंग्रेजी और राजस्थानी, तो 8वीं अनुसूची में 22 प्लस 2 अंग्रेजी और राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। तो हिंदी के लिए ममता कालिया को दिया गया है ना। ममता कालिया जी का जो है एक साहित्य है जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया को हिंदी भाषा में, यह याद रखिएगा। जबकि इंग्लिश में दिया गया है, अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में दिया गया है नवतेज सरना, नाम जो बी पर है, नवतेज सरना, और इनका जो है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, क्रिम्सन स्प्रिंग, इनकी रचना है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया को, ये सारी बातें आपको याद में रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आप देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? आर बैरामुथु, जो कि हमने पिछले क्लासों में बताया, आपको जरूर पढ़िए, आर बैरामुथु, है ना। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की घोषणा क्या की? पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम, है ना, ये पहला है। भारत सरकार ने बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहां की है? इसका उत्तर मुंबई और पुणे दोनों जगह किया गया है। मुंबई और पुणे, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे, इसका उत्तर हो जाएगा ए भी, दोनों, पुणे भी है और मुंबई भी है, ए और बी दोनों हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मुंबई और पुणे होस्ट इंडिया है ना। इसमें क्या है कि युवा पेशेवरों के लिए जो कहा गया है, 30 वर्ष तक के युवा, 30 वर्ष उम्र तक के युवाओं को ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान, इसके लिए ये बिम्स्टेक का युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें नवाचार, स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या किया जाएगा? नवाचार, स्टार्टअप, रिसर्च एवं डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर चर्चा होगी,
ज्ञान का आदान प्रदान आपस में एक्सचेंज किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक क्या है, थोड़ा सा हम बात करेंगे बिम्स्टेक पर। बिम्स्टेक, हम यहां बिम्स्टेक के बारे में आप लोग बता देते हैं। बिम्स्टेक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक क्या है, BIMSTEC, ठीक है। बिम्स्टेक जो है ये इसका पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, ये इसका पूरा नाम है। आप लोग लिख लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। अब देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में, 1997 में बैंकॉक घोषणा में, बैंकॉक घोषणा के तहत, डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 में इसका जो हेड ऑफिस है वो है ढाका में, ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक का मुख्यालय स्टैटिक जीके के रूप में सवाल आएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। अब इसमें कुल देश कितने हैं, कुल 7 देश हैं, 7 देश इसके मेंबर हैं। कौन कौन से हैं, तो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये इसके सदस्य देश हैं। हेडक्वार्टर कहां है इसका, हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। तो बिम्स्टेक के बारे में बातें आप याद रखिएगा। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है ना, 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च किया है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ये बिल्कुल सही जवाब है। 6 महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है। वो 6 महानगर कौन से हैं, 6 महानगरों में 6 महानगर कौन से हैं, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद। ये जो है 6 शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद। 6 महानगरों में क्या किया गया है, 24 स्पीड पोस्ट सेवा तेज डिलीवरी के लिए। इसमें कहा गया है कि डिलीवरी बहुत तेज की जाएगी, है ना, और डिलीवरी का इसमें जो समय बताया गया है कि बहुत तेज डिलीवरी होगी 24 घंटे के अंदर, है ना। डिलीवरी की गारंटी है, नेक्स्ट डे डिलीवरी गारंटी, अगले दिन डिलीवरी की गारंटी, अर्थात 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर जो है डिलीवरी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। स्पीड पोस्ट अर्थात डाक को बढ़ावा देने के लिए सब काम किया था। 6 महानगरों में यह शुरू किया गया है। हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है, तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है उत्तराखंड ने। सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तराखंड। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा ये सवाल। परीक्षा के लिहाज से तो ऐसे ही सवाल आपको बार बार पढ़ने चाहिए और याद रखना चाहिए। यहाँ पे लॉन्च किया है उत्तराखंड ने और
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इनके जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहां का सीएम है। इन्होंने 4 धाम यात्रा हेल्थ इंतजाम इसके लिए किया है। 4 धाम, ये एक हेल्थ इंतजाम है, स्वास्थ्य का इंतजाम व्यवस्था। 4 धाम यात्रा करने वालों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। ये ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है। 4 धाम कौन से होते हैं, कौन कौन से 4 धाम आते हैं इसमें? तो 4 धाम में आता है गंगोत्री, गंगोत्री प्लस यमुनोत्री, जहां से गंगा और यमुना निकलती हैं। उसके बाद प्लस केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों को 4 धाम के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता है। 4 धाम में ये आते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। उत्तराखंड के बारे में एक दो और फैक्ट जान लीजिए। यूसीसी कानून, एक समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य, यूसीसी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। कब लागू किया था? जनवरी 2025 में, है ना। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यही है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ये भी याद रखेंगे। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। उत्तराखंड में, है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा, ये सवाल बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख, है ना, की खोज हुई है ना। किस राज्य के पूछ रहा है? राज्य। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है, किस राज्य में हुई है? जिसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बी सही जवाब है, बी, है ना। अब ये क्या है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में, है ना, किसकी खोज हुई? नरसिम्हा स्वामी मंदिर, ठीक है। मध्यकालीन गजपति शिलालेख तेलुगु भाषा में, है ना। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में खोजी गई है। ये शिलालेख जो है ना, ये शिलालेख तेलुगु भाषा में है ना, तेलुगु भाषा में, याद रखेंगे। उड़ीसा के जो गजपति राजा रहे बुलता, उन्होंने ये बनवाया था। तो उड़ीसा के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव, सप्तम देव, और ये गजपति राजा जो है ना, मूलतः जो थे उड़ीसा के थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इस मंदिर की खोज हुई है और ये गजपति शासकों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किसके नाम बन गया? सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यामीधा। सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का रिकॉर्ड, है ना, सबसे कम उम्र में अरबपति बनने का रिकॉर्ड इनके नाम है।
सबसे युवा अरबपति हैं, कुल 22 साल के हैं। सूर्या मेहता जो है 22 वर्ष के हैं, इनकी उम्र अभी 22 वर्ष है, याद रखिएगा। और इनकी जो कंपनी है एआई मरकोर, सूर्या मेहता कंपनी क्या है, इनका कंपनी है एआई मरकोर। मार्क जुकरबर्ग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। अगला सवाल देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह मत्स्य पालन विभाग के मंत्री हैं, 100 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहां प्रारंभ की है। 100 करोड़ रुपए से इन्होंने एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना शुरू किया है ना। राजीव रंजन जो मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन मंत्री है, तो इन्होंने कहां शुरू किया है, तो ये इन्होंने शुरू किया है जम्मू कश्मीर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में इन्होंने मत्स्य पालन के लिए परियोजना प्रारंभ की है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कहां पर शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 100 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए से ये परियोजना उन्होंने शुरू किया है, एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना। मंत्री राजीव रंजन सिंह, ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कुछ बातें आप लोग, जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को, 19 को केंद्र शासित प्रदेश बना है ना। केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आए थे। जम्मू कश्मीर आजादी के समय यहाँ के राजा जो थे ना, जो भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर किए थे, राजा थे हरि सिंह। इन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और भारत में इसका विलय किया था, विलय पत्र के द्वारा भारत में विलय किया था। कब किया था, तो जम्मू कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947, ये ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को इसका विलय हुआ था भारत में। बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 20। राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना इन्होंने प्रारंभ की है जम्मू कश्मीर में। ये बातें ध्यान रखिए, इस वीडियो में सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे।